बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हो? आज हमारा बायो का जो लेक्चर है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने स्टार्ट करना है अपना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले दो तीन बातें हैं जो आपने समझनी है। वो बातें कौन सी हैं उनको भी देखते हैं और अपने लेवल्स को भी स्टार्ट करते हैं। और जो पहली बात है यहाँ पे मैंने लिखी है, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जानदार जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी सिंपल नहीं है। ठीक है जी, इसमें जो जानदार होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, हाईली ऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है जी, उनके अंदर जो तरतीब होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉम्प्लेक्सिटी। जितने ज्यादा जानदार, जितना बायोलॉजिकल वर्ड ऑर्गेनाइज होगा वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है जी, और कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फंक्शन के। ठीक है, जितने ज्यादा जानदार कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे उनका जो फंक्शन है वो बढ़ता जाएगा, वो और उसको उस फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, तो एक सेल वाला है, एक सेल है उसकी पूरी बॉडी के अंदर, और उसके अंदर जो है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लो है, कॉम्प्लेक्सिटी भी लो होगी, और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी लो होगी। एज कंपेयर अगर आप ह्यूमन को देखते हैं, ह्यूमन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, और इसकी वजह से उनका जो फंक्शन है वो भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉम्प्लेक्सिटी के, और कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फंक्शन के। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट बच्चों, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अच्छा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको बच्चों कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। उस कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारी बॉडी को कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं, और इसी को रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहा जाता है। और ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है ये जानदारों के अंदर बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पहले से मौजूद होगा। ठीक है, जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के अंदर कुछ ऐप ऐसी होती हैं जो न्यू, जब आप उसको बॉक्स को ओपन करते हैं तो वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद फिर जब आप अपनी नीड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक आप उसमें न्यू ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो उसमें ऑलरेडी मौजूद होंगे आप उनको डिलीट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर बिल्ट इन होती हैं। समझ आ गई? इसी तरह से जानदारों के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो उनके बिल्ट इन होते हैं, उनको आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, वो उसके ज़रिए जानदार अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इंटरेक्शन के अंदर के लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो उस रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ज़रिए हो रही होती है। जो भी फंक्शन है उसका, वो कोई कॉमन फंक्शन हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स या एडवांस कोई फंक्शन हो, वो डिपेंड करता है उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है जी, जो कि उसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है। ठीक, समझ आ गई कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और उसकी इंटरेक्शन के जरिए उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा होता है। समझ आ गई आपको? तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हर जानदार के अंदर ये होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है हमारा बच्चों प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल्स का, जानदारों का, सेल्स का जो ज्यादातर हम वो हम पढ़ते हैं उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कार्बन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो मजमुआ है, जो कलेक्शन है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो और लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, सेल का जो लिविंग सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये तीन चीजें हैं, इनको समझना जरूरी था, इसलिए आपको बताई हैं। तो पहले नंबर पे आपको कम्प्लेक्सिटी का बताया कि कोई भी कॉमन फंक्शन हो या कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, वो जानदारों पे डिपेंड कर रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जितना ज़्यादा वो ऑर्गेनाइज होगा उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगा उसका फंक्शन वो उतने बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा होगा। उसके बाद वो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वो फंक्शन उसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जो कि बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंप्यूटर का या मोबाइल का आपको बताया है, इस तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। ये बिल्ट इन भी वैसे ही मौजूद है जानदारों के अंदर, जो कि इन्वायरमेंट से
रिलेट करके एनवायरनमेंट के साथ मिल के वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है जी। और इससे जानदारों का जो सर्वाइवल है, जो इंटीग्रिटी है, जो बका है, ठीक है, बका को मेंटेन कर रहे होते हैं। समझ आ गई आपको? तो ये इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लेवल्स की तरफ आते हैं। पहला जो लेवल होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या होंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। पहला जो लेवल है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। पहला लेवल के अंदर तमाम जितना भी मैटर है, ठीक है जी, वो मैटर लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। वो मैटर जो है वो किस पर मुश्तमिल है? एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह पर मुश्तमिल है। सब एटॉमिक पार्टिकल में आपके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन चीजों से मिलके क्या बनता है? मैटर बनता है। तमाम जानदार या नॉन लिविंग थिंग्स मैटर पर मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट लेवल इस एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ठीक है बच्चों, जितना भी मैटर है वो सारा कंसिस्ट होता है एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेवल जो है मॉलिक्यूलर लेवल। बच्चों जो मॉलिक्यूलर लेवल है कि जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं अकर होते, वो नहीं मौजूद होते। क्यों? क्योंकि वो जब आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है जी। तो उनको अपनी स्टेबिलिटी कायम करनी होती है, खुद को स्टेबल करना होता है, खुद को बरकरार रखना होता है। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं? वो जो है कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, वो कंबाइन होते हैं। कंबाइन किसके जरिए होंगे बच्चों? आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, इनके जरिए जो है वो कंबाइन होंगे। अच्छा, ये होते कंबाइन क्यों होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल फिर ये क्या करते हैं? फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये दूसरे एटम के साथ मिल जाते हैं। ठीक है जी। जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। ठीक है जी, कि जो कोई भी एटम होता है उसका जो लास्ट सेल होता है उसमें हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा किया जाए। ठीक है जी। तो जिसमें भी अगर कम है तो वो कोशिश करता है कि साथ वाले एटम से वो अपने जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले शेयर ले, वहां से उसको एक या दो जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो ले सके। दूसरे नंबर पे अगर उसके पास ज्यादा हैं तो वो साथ वाले एटम को क्या कर सकता है जी? डोनेट कर सकता है। यानी उसने अपने आप को स्टेबल करना है, अदरवाइज वो अनस्टेबल पड़ा रहेगा। तो उसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? कंबाइन होना पड़ेगा। और कंबाइन किसके जरिए होगा? थ्रू आयनिक एंड कोवलेंट जो है कनेक्शन, इंटरेक्शन या बॉन्ड, इनके जरिए वो कंबाइन होगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शेयरिंग होती है। एटम्स क्या करते हैं? अपने मुकम्मल जो है इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। तो इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जो नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के अंदर, तो दोनों के पास कम है, तो तब क्या हो सकता है? तब उसके लिए फिर जो है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो वो इलेक्ट्रॉन का भी एक एटम के पास, का भी एक एटम के पास, इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का भी थोड़ा सा आपको टच दे दिया। तो यानी ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो है वो अलग फॉर्म, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। और जब वो जुड़ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। जो स्टेबल फॉर्म जो होती है, जो स्टेबल मुकम्मल एक जो स्टेबल फॉर्म होती है वो मॉलिक्यूल कहलाती है। समझ आ गया आपको? मॉलिक्यूल को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू और मोर एटम्स, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। वो सिंपल डेफिनेशन है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या होती है? बहुत ज्यादा अरेंजमेंट होती है। उसकी वजह से उनकी अरेंजमेंट की वजह से उनकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास नंबर है 1 2 3। अब इस 1 2 3 को आप जो है कई तरह से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 2। ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 और 2 3 1। यानी देखें, नंबर्स मैंने चेंज नहीं किए, वो नंबर्स को अरेंजमेंट को चेंज किया, और नंबर की अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से उनकी जो है वैरायटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। ठीक है जी। तो इन्हीं एटम्स की वजह से, अब आपने पढ़ा था बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स में हमने देखा था 16 जो है वो ऐसे
एलिमेंट्स है जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और अब वो 16 बायो एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और उस अरेंजमेंट के ज्यादा होने की वजह से उन मालिक्यूल्स की जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। बहुत ज्यादा जो है वो मालिक्यूल्स बनते हैं, उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा बन जाती है। वो वैरायटी क्यों बनती है मैंने आपको इस एग्जांपल में समझाया कि तरतीब पा के वो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स बनाते हैं वही एलिमेंट्स 16 बायो एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह, ये सारे जितने भी आपने बायो एलिमेंट्स पिछले लेक्चर में आपने पढ़े हैं वो सारे बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। वही अरेंज होके डिफरेंट कैटेगरी के जो है हमारे पास मालिक्यूल बना रहे होते हैं। अब जी अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिफाई आपने करना है, क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन जो बच्चों की जाती है वो क्लासिफिकेशन किसी बुनियाद पे की जाती है, किसी बेस पे की जाती है। आपके पास कुछ बुक्स हैं, आपके घर में कुछ बुक्स पड़ी हैं, रूम में कुछ बुक्स पड़ी हैं, आप उनको क्या करते हो कि किसी अलमारी में रखते हो, किसी जगह पे रखते हो, तो आप उसको क्लासिफाई करते हो, आप उनके कॉलम्स बनाते हो, ये बायो की बुक्स हैं, ये केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ऊपर टैग लगा देते हो और उनमें, उन खानों में, उन चैम्बर्स के अंदर, उन हिस्सों में आप वो उससे रेलिवेंट बुक्स रख देते हो ताकि जब आप उसको फाइंड करो आपको आसानी हो। तो बच्चों क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं ताकि हमें उनको अंडरस्टैंड होने में आसानी मिल सके। अब जब भी किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है तो किसी न किसी बुनियाद पे होती है, किसी न किसी बेस पर होती है। तो जब भी मालिक्यूल्स को क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई के लिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। पहले जो चीज़ है बच्चों वो है साइज, साइज की बेस पे उसको क्लासीफाई किया जाएगा। साइज की बेस पे जब मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करेंगे, दो तरह के मॉलिक्यूल सामने आते हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। सिंपल, माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसका साइज कम होगा। लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल है वाटर H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये जो छोटा सा मॉलिक्यूल है ये क्या कहलाएगा? माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। दूसरे नंबर पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल। एक तो क्लासिफिकेशन इस बेस पे की जाती है, दूसरी क्लासिफिकेशन की जाती है इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से। कार्बन हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है उस बेस पर भी हम मॉलिक्यूल्स को जो है क्लासिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद हों, कार्बन और हाइड्रोजन रखने वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये इकट्ठे नहीं होंगे, डू नॉट अकर बोथ इन अ मॉलिक्यूल, और इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो सकती है जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या वाटर हो सकता है H2O जिसमें हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे कि एसिड है, बेस है, वाटर है, दीज आर द मॉलिक्यूल। और ये कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है और आपकी बुक की लाइन है कि जानदारों के अंदर जो बायोलॉजिकल वर्ड है उनमें दो तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह, ATP वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, ये चीजें आ जाती हैं। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर है, एसिड है, बेस है। ठीक है जी, तो ये चीजें आ जाती हैं किसके अंदर बच्चों? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब बच्चों क्लासिफिकेशन पूछी जाएगी आपको, तो क्लासिफिकेशन में आप साइज के बेस पे भी क्लासिफाई करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंस, ठीक है जी, इस बेस पे भी आप क्लासिफाई करेंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर, जानदारों के अंदर कितने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बताएंगे दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो ये आज का आपका लेक्चर था। इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो बीच में कोई कमेंट करें, नीचे लिंक में जो है आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।